नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब दलों की जीत की दावेदारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन को लेकर मंथन चिंतन भी हो रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस बैठक बुला रही है तो भीतरघात, बोगस वोटिंग जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर वार पलटवार भी जारी है। चर्चा हम करने वाले हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद परिणाम का इंतजार जारी है, तो वहीं दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। इस बार बीजेपी शुरुआत से ही सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर क्लीन स्वीप का दम भर रही है। उधर चुनाव परिणाम से पहले दल अपना अपना मंथन भी कर रहे हैं। बीजेपी ने चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। जिला अध्यक्षों और अधिकारियों की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने फीडबैक लिया। वहीं दिल्ली में कल कांग्रेस पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा की जाएगी। दावों और मंथन के अलावा दलों में भीतरघात को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। बीजेपी भी भीतरघात के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बडौली, पार्टी सांसद, विधायक और कुछ पदाधिकारियों पर कांग्रेस की मदद के आरोप लगा चुके हैं। ऐसा किसी ने किया होगा, संगठन उस पर निश्चित रूप से सख्त होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में कठोर पार्टी है। वो अपने कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद रखती है कि वो संगठन हित में काम करे। अगर कोई ऐसे तथ्य आएंगे, तथ्य और सबूत उसके मिलेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन उस पर कार्रवाई करेगा। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक है या फिर कोई पदाधिकारी है पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। उधर चुनाव में कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है, तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पलटवार किया गया। बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है आपने, लेकिन प्रशासन तो आपका ही। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली बैठें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सब के संज्ञान लेने वाले। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। जाहिर है, लोकसभा चुनाव की वोट काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दल जीत का दम भर रहे हैं, अलग अलग सीटों पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं, तो चुनाव में हुए भीतरघात को लेकर भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच इंतजार है तो 4 जून का, जब देश की सत्ता के साथ साथ हरियाणा की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर परिणाम की तस्वीर साफ होने वाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। नेहा धवन जुड़ गई हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो और साथ ही नवीन दुबलधन प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत कांग्रेस से करते बजरंग जी, कल बैठक बुलाई गई है दीपक बाबरिया की ओर से, तो मानकर चले कि फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह का मतदान रहा, क्या पार्टी एकजुट होकर लड़ पाई, नहीं लड़ पाई, भीतरघात अगर हुआ किसने किया, इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा पार्टी में। बिल्कुल मंथन जारी है हमारा, और हम आगे के लिए विधानसभा की तैयारी के लिए
हाईकमान का हमारे पास आदेश आया है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कल की जो मीटिंग है उसके अंदर भी मुख्य एजेंडा ये रहेगा। लोकसभा की तो समीक्षा चली रही है भी कहाँ क्या रहा, कौन सी विधानसभा तो हम जीतते हैं, कौन से में ज्यादा लीड है, किसी में कम लीड है, उसका मंथन तो होता ही है, हो भी रहा है। और जहां तक हम समझते हैं आज जनता के अंदर क्या था, जनता में बड़ी भारी ज्योति थी, भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी थी और जनता ने खुले मन से इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है, क्योंकि जनता इस सरकार से बेहद दुखी थी। किसान था, कर्मचारी था, मजदूर था या व्यापारी था, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी था और मुक्ति चाहता था। आप देखिए मनोहर लाल जी किसी संवैधानिक पद पे ना होते हुए भी वो खुले तौर पर कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, 4 तारीख तुम्हारी, हम 5 को देख लेंगे। ये एक बुखलाहट है। बुखलाहट के कारण जो हारा हुआ आदमी जो होता है ना, वो बुखलाहट के अंदर जलसन बयानबाजी करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार इनकी, केंद्र में इनकी, स्टेट में इनकी, सरकारी कर्मचारी इनके, उसके बावजूद भी ये कहते हम देख लेंगे। किसी सरकारी अधिकारी जो भी गलत काम, कौन गलत काम कर रहा है? आपके सरकारी कर्मचारी है, आपके नीचे रहते हैं, आप उनके ऊपर बैठे हो, मन में चाहे जिसको बदल देते हो, मन में चाहो किसी को बिठा देते हो, आपके खिलाफ पहुंच जाएगा। हाँ, अगर सरकारी कर्मचारी जा सकता है, विपक्ष के खिलाफ तो जा सकता है। ये बात तो हमने सुनी है, आज तक इतिहास में ये नहीं सुना जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ही सरकारी अधिकारी जा रहे हैं। क्यों? उनको भय सता रहा था। ज्योति जी, भय किस प्रकार का था? इन्होंने अपने राज के अंदर जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को दुड़ा कर पीटने का काम किया था, इसलिए वो भय के अंदर थे, डरे हुए थे कि हम हार तो रहे हैं। जब आपके सामने सोनीपत का विधायक लोकसभा प्रत्याशी देख लो, भारतीय जनता पार्टी का, वो कहता है कुछ लोगों ने मेरी खिलाफत की है। कोई सीट पहले एमपी था, उसने खिलाफत की है। एक महिला नेता का नाम ले रहा है, वो सिटिंग विधायक है, उसने खिलाफत की है। कोई जवाहर जी बोल रहे हैं, जिनने खिलाफत की है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरसा का जो लोकसभा प्रत्याशी था वो बोल रहा है, आपके सामने रोहतक काले बोल रहे हैं, हिसार वाले रंजीत बोल रहे हैं। ऐसा लगता है आपके सामने है, ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं कि इन्होंने टिकड़ा किसके ऊपर फोड़ना है, इसलिए टिकड़ा पहले ही फोड़ रहे हैं। हमें तो हराने वाले हमारे आदमी थे, हमारे खिलाफ उन्होंने काम किया, कांग्रेस के पक्ष में काम किया। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो पानी पी पी कर कांग्रेस को खोजता है, खिलाफ बोलता है, वो कांग्रेस की मदद क्यों करेगा? सोचने की बात है। मगर ये जानबूझकर अपनी हार का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने में लगे हुए हैं। अरे एक खास बात और थी, आज मनोहर लाल जी बोल रहे हैं। मनोहर लाल जी उस टाइम नहीं बोल रहे जिस टाइम भारतीय प्रत्याशी लेके आए, भारतीय जनता पार्टी के इनके पास प्रत्याशी नहीं था। आज सरसा की बात ले लो, सरसा का प्रत्याशी कौन? बाहर से लेकर आए। हिसार का प्रत्याशी ले लो, वो कौन? आपके 6 प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जो भारी लोग थे, बाहर से लेकर चुनाव लड़ाया। एक तरफ तो ये कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपने प्रत्याशी नहीं है। अरे कैसी विश्व की पार्टी है? इस नाम का, हकीकत में इस नाम का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आम नेता था, कार्यकर्ता था, नाराजगी जरूर थी। यार क्या करे, ऐसे आदमी बिठा दिया। तो लोग आपके सामने, कुलदीप बिश्नोई क्या बोलता है और आपके अभिमन्यु ने क्या कहा, सुनीता दुग्गल ने खुले तौर पे, खुले मंच के ऊपर जहाँ जनसभा सरसे के अंदर थी, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो रही थी, खुले तौरों से कहा मेरी नौकरी भी चली गई और मेरे को टिकट भी काट दी। जिस व्यक्ति को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मैंने हराया, उसको टिकट दी, उसके लिए मुझे आज वोट मांगने पड़ रहे। चलिए जवाब लेते हैं बीजेपी से। नेहा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी,
गुटबाजी को लेकर हम कांग्रेस से तो बहुत चर्चा करते रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुटबाजी को लेकर, भीतरघात को लेकर कांग्रेस आप लोगों को घेर रही है। आपके नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है ये हार की बुखलाहट है, हार आप लोगों ने स्वीकार कर ली है। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस ने अभी जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी बातें कही, उनमें मुझे नहीं लगता कि 1% भी इसमें कोई दम है वाली बात है। क्योंकि आज जो बात हम पर कही जा रही है कि हम अपनी हार को छिपाने के लिए, जो हमारी बौखलाहट है उसके लिए हम दूसरे पर जो है थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कांग्रेस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्योति जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है। जब आप नामांकन में शामिल नहीं हो रहे हैं, सिरसा में शैलजा जी के नामांकन में हुड्डा ग्रुप से कोई शामिल नहीं हुआ, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं पहुंचे, खुद दीपेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, दीपेंद्र जी के नामांकन में एसआर के गुट का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, किरण ने खुलकर जो है वो विरोध किया, खुलकर ये बात कही कि हुड्डा जी ने उनकी राजनीति और उनकी बेटी की राजनीति को खत्म करने का काम किया है। इस तरह की जो बातें हैं ये कांग्रेस में तो जग जाहिर बात है, और इसको ना तो पर्दे के पीछे की बातें हैं और ना ये आज की बात है, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब ये अपनी बातों पर थोड़ी मुझे लगता है कि लीपापोती करने के लिए, ताकि हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, हमारे ऊपर कोई बातचीत नहीं आए, इसलिए ये अब बीजेपी के पीछे पड़ गए और एक गलत नैरेटिव सेट करने के मंशा से, क्योंकि इनका एजेंडा आता है कांग्रेस की तरफ से, इनके अध्यक्ष की तरफ से, कि अब इस हफ्ते क्या नैरेटिव सेट करना है। अब ये जो 4 जून तक के बीच का समय है, इस 4 जून के समय के बीच में ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बौखलाहट मची हुई है और यहाँ पर भी एक दूसरे के प्रति गुटबाजी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ज्योति जी। यहाँ पर कमल के फूल के साथ हर व्यक्ति खड़ा है। हमारे भाजपा संगठन का कार्यकर्ता जितना निष्ठावान कार्यकर्ता है, जितना अपने संगठन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यबद्ध है, और सबसे बड़ी बात अपने संगठन के प्रति ईमानदारी से काम करता है, उतना आज भारतीय परिवेश में नहीं, मैं कहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भी संगठन आज ऐसा नहीं दिखता है जिसके साथ उसके कार्यकर्ता इस बार नेहा जी, इस बार आपके उम्मीदवारों के बयान सामने आए, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं ना। मोहनलाल बडोली ने क्या कहा, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि हरियाणा न्यूज इस बयान की पुष्टि नहीं करता है, जिसमें गन्नौर की आपके विधायक के पति का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद की बात कर रहे हैं एक पार्टी कार्यकर्ता से। हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल हो रहा है। बडोली ये कह रहे हैं कि सांसद ने, विधायक ने, कुछ पदाधिकारियों ने कांग्रेस की मदद की है, उनकी मदद करने की बजाय। तो ये तो बैठे बैठाए मौका तो मिल रहा है ना कांग्रेस को बोलने का, जब आपकी पार्टी के कुछ नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए ये सब चीजें तो चलती रहती हैं ज्योति जी। इस तरह की ऑडियो वायरल होना, उसकी पुष्टि होना नहीं होना, और जब हम इतने बड़े एक चुनावी माहौल में जाते हैं तो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें चलती रहती है। मुझे लगता है कि इनके बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल भी असंगत होगा, न्याय संगत बात नहीं दिखती है ये। दूसरी बात, जो ये बात अभी पूछ रहे थे हमसे, हमें बता रहे थे, मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ ज्योति जी, इस बात का मुझे आज उत्तर चाहिए इनसे, कि कौन से 6 कैंडिडेट, कौन से 6 प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे जो बाहरी थे, जरा एक बार नाम से उनकी चर्चा की जाए। मैं गर्ग साहब से पूछना चाहती हूँ, एक एक करके नाम बताइए और मुझे बताइए कि कौन से 6 प्रत्याशी बाहर के थे। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए गर्ग साहब, क्योंकि जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, 5 वर्ष सांसदी भारतीय जनता पार्टी की कर चुके हो, वो बाहरी कहां से हुए, कौन से प्रत्याशी बाहरी थे। इस तरह का नैरेटिव सेट मत करिए कि लोग आप पर ही विश्वास खो बैठे, क्योंकि कांग्रेस पर विश्वास खो बैठे हैं, इसीलिए ही 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जो है और समर्थन जो है वो जनता कर रही है। आप लोगों का झूठ बोलना, अरविंद केजरीवाल का झूठ बोलना, ये जितने पार्टीज के कार्यकर्ता झूठ पर चलते हैं, जनता उन पर विश्वास खोती है,
और आप लोग अपनी कार्य प्रणाली को तो आगे बढ़ा नहीं सकते। आपके पास में अपने कार्यकाल को लेकर तो कुछ भी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन छींटाकशी करना, लेकिन गलत नैरेटिव सेट करना, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी कुंठित मानसिकता के तहत राजनीति करते हुए इस तरह की बातचीत डिबेट्स में कहना, ये जरूर जनता को दिखती है। और जनता इन्हीं बातों पर ही देखिएगा 4 जून को आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और फिर से एक बार देखिएगा कि 10 की 10 जगह पर कमल का फूल खिलेगा। ये मेरा विश्वास है, हरियाणा प्रदेश की जनता पर विश्वास है। मुझे 6 नाम बता दीजिए गर्ग साहब। मैं कहूंगी ज्योति जी को एक बार आपको बोलने का मौका दे और मुझे भी साथ में बात करने का मौका दे। एक एक नाम पर चर्चा करते हैं और बताइए कौन से ऐसे 6 प्रत्याशी हैं जो बाहरी हैं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके हैं पिछले कई वर्षों से, वो भी अभी भी बाहरी माने जाएंगे क्या? कांग्रेस छोड़कर आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं, आप कांग्रेस में उनको संभाल नहीं पाए, उनको स्नेह, प्यार और सम्मान नहीं दे पाए, और आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर। शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को संभाल ले। चापलूसी के बिना आपको पद नहीं मिलता, चापलूसी के बिना आपको कोई जगह नहीं मिलती, चापलूसी के बिना आपको टिकट नहीं मिलती है। घरानों के जब तक आप चक्कर नहीं काटेंगे, जब तक घरानों का बोलबाला नहीं होगा, जब तक आप जय जयकार नहीं करेंगे मुद्दा जी की या गांधी। चलिए, जब ये 6 उम्मीदवारों की बात करते हैं तो ये 2014 में जो बीजेपी में गए थे उनको भी काउंट कर लेते हैं ये लोग। 2014 में जो कांग्रेस से गए थे उनको भी काउंट कर लेते हैं। 2019 में जो सांसद बने, 14 में जो सांसद बने, उनको भी काउंट करते हैं। हालांकि 3 तो इस बार नए थे। नवीन जिंदल की हम बात करें, रणजीत सिंह की हम बात करें, समर्थन जरूर था सरकार को। अशोक तंवर हालांकि कांग्रेस को तो पहले ही अलविदा कह चुके थे, लेकिन आपकी पार्टी में चुनाव से ठीक पहले आए थे। तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। जो पहले से थे या हमारी टिकट पर हमारी पार्टी में शामिल होकर सांसद बन गए थे, वो कांग्रेस के अब कैसे कहे जाएंगे? इस मुद्दे को हालांकि जोर शोर से बनाया गया था। विवेक जी, क्या कहेंगे? काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, दावा कर रहे हैं तमाम दल। आप हालांकि कहते हैं बड़बोलापन गए, लेकिन इन दावेदारियों के बीच भीतरघात की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस में पहले से जग जाहिर थी, अब बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अगर सवाल उठाए तो माना भी जाए, सत्ता पक्ष सवाल उठाने का काम कर रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किस तरह कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, फलाना हो रहा है और खिलाफत की गई है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज ये नहीं समझ आता कि बोगस वोटिंग कैसे होगी। अगर ये कहते हैं कि बोगस वोटिंग होगी तो पहले तो ये बारी बारी झूठ बोलते थे जब तक टिकटें बंटनी थी। हमारे पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है। वो टिकटों की बारी पन्ना प्रमुख के पन्ने फट गए थे। आज अगर ये बोगस वोटिंग की बात करते हैं तो कहीं बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, अपने मीडिया सेल से पता कर ले, कहीं कोई शिकायत दी गई हो या कोई कार्रवाई कराई गई हो तो मनोहर लाल खट्टर जी गए। आज मनोहर लाल खट्टर जी बातें तो कर रहे हैं, वो पन्ना प्रमुख क्या सोए हुए थे, उनके किसी ने हाथ पकड़े हुए थे। एक बूथ पे 5 से 7 पन्ना प्रमुख आते हैं इनके। आज अगर कोई कहता है कि बोगस वोटिंग होगी तो आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके या तो पन्ना प्रमुख नहीं है या बोगस वोटिंग नहीं हुई। आज के दिन हम तो एक चीज जानते हैं ज्योति जी, जैसे जैसे नतीजों के दिन पास आ रहे हैं, नतीजे के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों पार्टियों में खलबली भी मचने लगी। आप देखिएगा, जो लोग पिछले दिनों हमारा मजाक उड़ाने का काम करते थे, जो लोग कहते थे जेजेपी में अब कुछ नहीं रहा, वो दोनों पार्टियों के अंदर किस तरह की भगदड़ मचने जा रही है आने वाले दिनों में, वो सबके सामने होगा। आज जननायक जनता पार्टी ने तो मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया और मजबूती से जनता के बीच में रहे। लेकिन विवेक जी, आप लोगों में तो चुनाव से पहले भगदड़ मच चुकी है ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गए, कई पदाधिकारी चले गए, विधायक मानकर चलिए समर्थन तो दे रहे हैं, चुनाव का इंतजार भी कर रहे हैं विधायक भी। कब पार्टी को किनारा कर पार्टी ने चुनाव तो 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा से लड़ने का काम किया। आज कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहलाती है, जिसको बैसाखियों की जरूरत नहीं थी, उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। आज हमने तो मजबूती से जो गए हैं, जो संघर्ष नहीं कर पाए, जो संघर्ष से जिन्हें डर लगा वो चले गए। पर आने वाला समय जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए जो होगा वो सबके सामने होगा। अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, चलती रहती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, फलाना आ जाती है। मैडम ये तो वही बात होगी, मीठा लगा गप गप, कड़वा लगा तो। आज
अगर आपके किसी की ऑडियो आ रही है, हम भी हरियाणा न्यूज ने जैसे बात की, हमने भी वो ऑडियो सुनने का काम किया, पता नहीं सही है पता नहीं गलत है, पर चल तो जरूर रही है। और आपके खुद के कैंडिडेट ये जिक्र कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराई गई है, मेरी खिलाफत की गई है, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद और विधायकों ने खिलाफत की है। और बारी बारी खट्टर जी कहने का काम करते हैं जेजेपी के। मेरे संपर्क में 6 विधायक है, आज 2 दिन पहले उनका बयान सुना था 2 पे आगे। एक सीनियर मोस्ट लीडर बीजेपी का हरियाणा प्रदेश का, जो ये 9.5 साल प्रदेश के ऊपर राज कर गया, उसको यही नहीं पता 2 संपर्क में 6 संपर्क में, यही कंफ्यूजन है। आज के दिन तो खट्टर साहब अगर अपने ही संभाल लें वही बहुत है। आने वाला टाइम बताएगा 4 तारीख के बाद इसके संपर्क में कौन है और कौन कौन कहां कहां सेटिंग करने पे लगा। हम तो एक चीज जानते हैं ज्योति, आज चाहे बीजेपी की बात कर लूं चाहे कांग्रेस की बात कर लूं, जयप्रकाश जी के भी बयान सुनने को आए कि हाँ मेरी खिलाफत की गई है, मेरी वोट नहीं कराई गई, क्रॉस वोटिंग कराई गई है। दोनों ही पार्टियों का जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कोई 11 कमल खिलाने की बात करता था, कोई इंडी को जिताने की बात करता था, उनके दावों की हवा निकलने का काम होगा। मैंने पहले दिन एक बात कही थी चुनाव होने के बाद कि आज बोलना कुछ भी बड़बोलापन होगा, जनता जनार्दन ने जो करना था वो मशीनों के अंदर बंद है और 4 तारीख को खुलेगा। आज वो बातें साबित होती दिख रही है। आज अपने कहे को खुद घुमाना पड़ रहा है, हार मान रहे हैं पर उसको पूरी तरह नहीं मान रहे। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नहीं, घुमाया तो किसी ने नहीं है। बीजेपी तो अब भी 11 कमल की बात कर रही है, कांग्रेस में हुड्डा साहब अब भी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हम करने वाले हैं। घुमाया तो किसी ने नहीं है। 11 कमल की बात जरूर कर रहे हैं, साथ में बोगस वोटिंग का भी जिक्र कर रहे हैं, साथ में क्रॉस वोटिंग का भी जिक्र कर रहे हैं, और बाद में ये इन्हीं को बहाना लिया जाएगा, साथ में कर्मचारियों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना गुबार निकालने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ ये बना, तो सबके सामने है। ये हार स्वीकार करना ही कहा जाएगा, आम जनमानस इसे हार स्वीकार करना ही कहेगा और 4 तारीख को पता भी लग जाएगा। चलिए इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ, उससे पहले नेहा जी को कुछ कहना है, बोलिए नेहा जी। ज्योति जी, आप पहले जेजेपी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि जनता उनको कितना समर्थन कर रही है। जनता उनको एक भी जगह पर चुनने वाली नहीं है। और मैं आपको स्पष्टता से ये कह दूं, जितनी जगह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है वहां से ये अपनी जमानत भी बचा पाए, तो आप देखिएगा मैं इस डिबेट में इनसे माफी मांग लूंगी अगर इनकी जमानत भी बची जहां जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए ना, फिर दूसरों के गिरेबान में झांकिए। इतना बड़ा घमंड भी अच्छा नहीं है कि आप ये समझे अपने आप को और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। कोई भी बयान की पुष्टि अगर आप नहीं करते हैं, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल हमें मीडिया में बैठकर करना चाहिए। किसी की कोई भी कान, किसी का कोई नाक कहीं लगाकर आप एक मूर्त मत बनाइए, और ऐसी झूठी मूर्त आपकी पार्टी की जनता तोड़ेगी। और इस बार देखिएगा, दुष्यंत जी को जितना जनता ने नकारा है और आपके कैंडिडेट्स को जितना जनता ने नकारा है, आपके कैंडिडेट्स को और दुष्यंत को जितना जनता ने अपने आप से दूर किया है, उसका नतीजा आपको इसी चुनाव में नजर आ जाएगा। विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, बहुत दूर की बात है विधानसभा चुनाव तो। रेडू साहब, कितना आश्वस्त हैं आप लोग चुनाव में पिछली बार से बेहतर करने को लेकर? क्योंकि चुनाव परिणाम का दिन पास आ रहा है, दूसरे दलों के दावे भी हैं। आप, हालांकि आपके प्रवक्ता अलग अलग बार अलग अलग दावे करते हैं, कोई 1 सीट बता रहा है, कोई 2 सीट बता रहा है, कोई 3 सीट बता रहा है जिस पर हम जीतने वाले हैं। होता है उसमें हर कोई मतदाता को अपनी तरफ करने के लिए अनेक प्रकार के दावे किए जाते हैं। हम भी कहते थे कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और सभी पार्टियां कहती थी कि हम 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे। वो एक प्रचार प्रसार का तरीका था और मतदाता को अपनी बात समझाने का तरीका होता था। लेकिन अब क्योंकि वोट डल चुकी है, मत वोट पेटियों में बंद हो चुका है, परिणाम सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत ने फैसला कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसको सुनाना बाकी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब इस तरह के दावे करने वालों को जरा सोच समझ करके कहना चाहिए, क्योंकि अब वो हकीकत में 4 तारीख को सबके सामने आएगा। अनुमान गलत हो सकते हैं, अनुमानों में बदलाव हो सकता है, लेकिन आज यदि मैं कहूँ कि हम 10 की 10 सीटें जा रहे हैं,
जीत 10 पे तो जीत रहे सभी हैं। 10 पे तो आपने अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे ना। हाँ नहीं, कोई भी पार्टी कहे कि हम 10 की 10 जीत रहे हैं और सबके सामने लगभग अनुमान आ चुके हैं, फिर भी कहे तो मैं समझता हूँ ये बड़बोलापन ही होगा, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से जो जानकारी हासिल हो रही है, हालांकि ये जानकारियां बदल जाती हैं, जैसे राजस्थान में बदली, जैसे मध्य प्रदेश में बदली, छत्तीसगढ़ में बदली, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक अनुमान जो है कुछ स्तर तक सही भी हो जाता है। इसलिए इस दावे के ऊपर, इस तथ्यों के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 पर हमने अपना समर्थन देने का काम किया, ये बिल्कुल सच्चाई है, ऑन द रिकॉर्ड है। और 7 की 7 सीटों पर हमने मजबूती से इलेक्शन लड़ा, और जहां समर्थन दिया वहां भी ईमानदारी से समर्थन देने का काम किया। उसमें कोई हेराफेरी नहीं कही, कोई ब्लैक सीट नहीं आई, बिल्कुल ईमानदारी से हमारे सभी वर्करों ने काम किया, और सभी वर्करों का आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने मेहनत की, जनता ने हमारे को क्या दिया वो मतपेटियों में बंद है। विपक्ष में होने के नाते अजय सिंह जी चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो करना चाहिए था वो किया, जो जनता की उम्मीद थी उससे सवा करने का हमने काम किया। इसके बावजूद हमारे को जो जनता ने दिया हम उसका स्वागत करते हैं, जनता का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन एक बात जरूर थी, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव थे और राष्ट्र की सरकार बननी थी, इसलिए कहीं न कहीं कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट किया, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए वोट किया। जब आप लोग अच्छी स्थिति में थे रेणु साहब, तब भी तो देश की सरकार बनाने के लिए वोट होते थे ना लोकसभा के। जब आप लोग कुछ सीटें निकाल लेते थे तब भी तो पीएम बनाने के लिए होता था ना। ऐसा तो नहीं कि रीजनल पार्टीज को शुरुआत से ही खारिज किया जा रहा हो हरियाणा में। नहीं, कब किया जा रहा है ज्योति जी, मैंने ये कहा नहीं, आप कह रहे हैं कि देश की सरकार बनाने के लिए, इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल पार्टीज को इसलिए तरजीह दी गई होगी। नहीं, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा, मैंने कहा कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए और कुछ ने बनाने के लिए वोट किया, और हमारे को जो वोट मिला वो हमारी मेहनत का वोट मिला, हमारे संघर्ष का वोट मिला, हमारे प्रति जो जनता का विश्वास भरोसा था, जो विपक्ष में हमने भूमिका की निभाई, उसका वोट मिला। लेकिन हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, और आज भी मैं कहता हूँ कि हम एक सीट के ऊपर आज भी हम आश्वस्त हैं, हमें भरोसा है कि कुरुक्षेत्र की सीट हम जीत सकते हैं। इसके अलावा सिरसा और हिसार में हम मुकाबले में हैं, और बाकी सीटों पर हमारा अच्छा परिणाम आने की हमें संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने विपक्ष की भूमिका निभाई उससे हमें उम्मीद है कि जनता ने हमें हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी ये देखिए, जो अभी ये विवाद चल रहा है, अधिकारियों पर गाज गिरेगी, नेताओं पर गाज गिरेगी, और कार्यकर्ताओं पर भी कार्यवाही की जाएगी, बोगस पोलिंग हुई है, और कल को ये भी आएगा, कल को ये भी 4 तारीख को बात भी आएंगी कि जो ना इसका जो मशीन को जो ना हैक किया गया है, ईवीएम को, वीवीपैट की काउंटिंग करवाएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, चर्चाएं निकल करके आएंगी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके लगभग 58% मत हासिल करने का काम किया था, आज 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार डाउनफॉल चल रहा है। 2019 में जब 75 का नारा दिया, ये 40 पर रह गए विधानसभा में, और अब ये 11 कमल खिलाने का नारा दे रहे हैं। ये गारंटी है कि इनके 11 कमल नहीं खिलने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लूज हो रही है। कितनी लूज होगी, मेरा मानना है कि ये 50% तक भी लूज जा सकती है। इसलिए इस बौखलाहट में ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है, उसमें इस बात की बौखलाहट है कि उनके पास एक गोल्डन अवसर था, एक चांस था जो बना सकते थे। पहले इन्होंने 5 स्टेट में अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया, और अब हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा अवसर मिला था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल क्लीन स्विच 0 पर आउट करने का अवसर था। लेकिन कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस की फेलोरनेस, कांग्रेस का घमंडियापन ने फिर कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं रेणु साहब? जो भी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी, मैं इसलिए कांग्रेस को कोस रहा हूं। आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर मान लीजिए कांग्रेस तो अभी तक तो फाइट भी नजर आई ना, हमने कैंपेनिंग में देखा। मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आया। कुछ सीटें अगर कांग्रेस निकालती है, कुछ पर बीजेपी जीतती है,
और आप लोग अगर अच्छा नहीं कर पाते तो बीजेपी को फायदा तो ज्यादा तो आप लोगों ने पहुंचाया ना। नहीं, हमने नहीं पहुंचाया, ये कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया। ये समझने की बात है ज्योति जी, जो भी सीटें बीजेपी जीतेगी वो कांग्रेस की मेहरबानी से और कांग्रेस के आशीर्वाद से ही जीतेगी। अगर कांग्रेस सही मायने में चुनाव लड़ती तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आनी थी चुनाव में, क्योंकि ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश में बने हुए थे। बीजेपी का पूरा विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी थी, हर वर्ग प्रताड़ित था और कहीं न कहीं हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से वो अलविदा करना। तो आप अपनी पार्टी को तो कोई विकल्प मानते ही नहीं है फिर रेडू साहब, आप अपनी पार्टी को तो कोई विकल्प मानते ही नहीं है फिर। आप ये मानते हैं अगर कुछ बदलाव या परिवर्तन कुछ अलग कर सकती है या कोई विकल्प सत्ता का हो सकती है तो वो केवल कांग्रेस ही है, हरियाणा के सांसदों को लेकर भी। मैं अपनी भी बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को ये अर्घ्यदान देने का काम किया। अगर सही रणनीति बनाती तो इनकी एक भी सीट नहीं आनी थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो 2019 में हमने चुनाव लड़े, हम गेन कर रहे हैं, हम खो कुछ नहीं रहे हैं जो, और बड़ा अच्छा गेन कर रहे हैं। जितना अच्छा बीजेपी लूज करेगी या जितना मौका कांग्रेस ने खोने का काम किया, इन दोनों पार्टियों से हम जो भी गेन करेंगे वो हमारे लिए। चलिए देखेंगे रेडू साहब, पिछली बार 1.9% आप लोगों ने गेन किया था, अब उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी ये देखने वाली बात होगी। बजरंग जी को कुछ कहना, ये बार बार आएंगे, आम आदमी पार्टी को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। उससे पहले बजरंग जी, ये बार बार देखिए कांग्रेस को तो कोसा जाता है जेजेपी और इनेलो की ओर से, हालांकि आप लोग बार बार ये कहते रहे कि दोनों ही पार्टियां वोट काटू के तौर पर इस बार मैदान में हैं। ज्योति जी, आपने सारा चुनाव देखा, आपके रिपोर्टर की सब पर नजर थी, यानी लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उस हर क्षेत्र के ऊपर आपका कैमरा लगा हुआ। कहीं इनेलो का कोई खास होता हुआ भाई आपके सामने, ये हकीकत बात है। ये सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही थी, ताकि हम किसी न किसी तरह उनको फायदा पहुंचाए, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ऊपर ना आ जाए। अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथी से, कि इंडिया गठबंधन हिस्सा क्यों बनना चाहते थे, बार बार क्यों कांग्रेस के पास जा रहे थे, हमें भी शामिल करो, ये खुद ही गए थे, किसी नौता तो नहीं दिया। तो यही बताना चाहता हूँ। देखिए, जवाब की बात सुनिए, सबको पता है कोई सोता नहीं। आपने गिना दिया कुरुक्षेत्र में, आपने गिना दिया हिसार के अंदर, आप देख लेना जमान जब हिसार में ना हो ना आपके चैनल पे 4 तारीख को मुझसे पूछ लेना। इन्होंने सबसा गिनाया, सबसे में जमान जब ना हो तो मेरे से 4 तारीख को पूछ लेना बजरंग जी क्या कह रहा है। कोई भी सोचा नहीं था इन लोगों का, ये हकीकत स्थिति है। सिर्फ वोट काटू पार्टी है, इनको तो एक तकलीफ है, कांग्रेस आगे क्यों आ जाए, कांग्रेस आगे क्यों आ जाए। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा सरकार बनाई है, उनके साथ बन के हमेशा सरकार चलाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जितनी बार सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनाई है, उनके गठबंधन में सरकार चलाई है, इनको छोड़ ही नहीं सकते। ये तो ध्यान करके कांग्रेस को सोचने के लिए कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है, ताकि उनका वोट कट जाए, 2-4%, 1% वोट हमें मिल जाए। और मेरी बहन नेहा जी बोल रही थी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता काम सही कर रहे थे, ये तो कांग्रेस वालों ने हवा उड़ा रखी है। इनके नेता ही बोल रहे हैं, इनके नेता ध्यान दे रहे हैं। उन्हें रणजीत सिंह की भी वीडियो ऑडियो सुनाई थी, उन्हें खुद मतलब एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है, उन्हें समझ का मेरे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफत कर रहे हैं, हम उनको बनाने में लगे हुए हैं। नेहा जी हंसी की है, इन्हें बात का पता है। टोटल टीवी के अंदर 1-to-1 इंटरव्यू बात को ऑडियो दिखवा सकता हूँ। खबर की सुन लो, खबर ने क्या कहा, खुलने उनकी वीडियो आउट हुई, और आपके सामने है। सोनीपत के जो प्रत्याशी है खुले तौर पर बोले, देर भी नहीं मांगे, देर किसी नहीं जी, हमारे तो नेता है जो टोके लग रहे थे कांग्रेस में। पूरा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता दोस्ती जी खुले तौर पर मैदान के अंदर बैठा हुआ था, घर घर जनता के बीच जा रहा था, तभी तो कांग्रेस पार्टी ने गेम की है। चलिए, अभी आपके रेड्डी साहब को भी कुछ कहना, विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दोनों से पहले, चूंकि आम आदमी पार्टी को हमने चर्चा में अभी नहीं जोड़ा है,
नवीन जी, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है चुनाव, क्योंकि पिछली बार जेजेपी के साथ भी आप लोग चुनाव लड़कर देख चुके हैं। इस बार इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र की जीत या कुरुक्षेत्र की हार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी निर्णायक रहेगी आपकी पार्टी के लिए हरियाणा में? जी ज्योति जी, चुनाव काफी कुछ तय करेगा। इस चुनाव में ये तय होगा कि कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा है। आज जब इंडिया गठबंधन बना उस समय पे आज जो भूमिका INLD की है वो भूमिका स्पष्ट तौर पर है कि ये वोट काटू का काम कर रहे हैं। अगर ये लोकतंत्र के समर्थन में होते तो अपना कैंडिडेट कभी भी अभय को वहां से नहीं बनाते कुरुक्षेत्र से। आज ये केवल बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए आज ये यहाँ बैठे कुछ भी बातें बोल रहे हैं, परंतु सच्चाई यही रहेगी, इन्होंने बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए वहां से कैंडिडेट उतारा है और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं था, इन्होंने केवल वोट काटने का वहां पे काम किया है। और रही बात बौखलाहट भाजपा में, आज से पहले पीछे भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें इतनी तेजी मैंने कभी नहीं देखी कि मीटिंगों का दौर इतना जबरदस्त लेवल पे हमने नहीं देखा कभी भी, जो अब चल रहा है। ये बौखलाहट साफ दिखा रही है कहीं ना कहीं ये हार की तरफ जा रहे हैं भाजपा वाले। और बयान देखिए, मोदी जी के बयान हो या अपने मनोहर लाल खट्टर जी का बयान हो। मनोहर लाल खट्टर जी तो ना किसी पद पे हैं आज की डेट में, ना कोई संवैधानिक पद है, ना कोई इतनी उनकी कैपेसिटी है कि वो ये बयान दें कि मैं अधिकारियों को देख लूंगा, अधिकारियों के साथ 6 तारीख के बाद हम ये कार्रवाई करेंगे। इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, ये बहुत अमर्यादित बयान है। इस प्रकार के बयान से उन्हें बचना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी क्या बयान दे रहे हैं, 6 तारीख के पास देश की राजनीति में एक भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल आएगा। तो इनकी सोच क्या दर्शा रही है, किस प्रकार के भूचाल की बात कर रहे हैं? या तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम सत्ता का दुरुपयोग करके, अगर सत्ता में आते हैं सत्ता का दुरुपयोग करके हम पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे, पार्टियों को खत्म कर देंगे, या तो इनकी सोच ये है। और दूसरी सोच क्या है, इसका दूसरे वे में लेके जाएं तो ये बुरी तरह हार रहे हैं। आज जो सरकारी एजेंसियां उन्होंने इनको बता दिया है कि आप हार रहे हो, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के बयान मोदी जी भी दे रहे हैं। तो अब आज इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और मजबूती से आगे आया है। अब नेहा जी कह रही थी कि भाई कांग्रेस भी झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनको सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से है। सबसे ज्यादा भाजपा को डर है वो अरविंद केजरीवाल जी से है। इसी कारण से इन्होंने झूठे मुकदमे लगा के उनके ऊपर उनको अंदर डाला हुआ है। और उनको ही क्या, अन्य नेता आज तक आप ये बता दीजिए इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी पार्टी के इतने नेताओं के खिलाफ कब किए हैं? कोई भी सत्ताधारी विपक्ष रहा हो कब की गई है? आज तक देश के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ जिस प्रकार का दुरुपयोग सत्ता का ये कर रहे हैं। ईडी का, CBI का दुरुपयोग ये किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, सच्चाई की बात करें, चलो हमने मान लिया झूठे इनको, ये झूठे किसी को भी कह सकते हैं, पर अपनी झूठ ये कभी नहीं बताएंगे। इन्होंने झूठ कितनी बार बोला, जनता को कितनी बार बदलाने का काम किया है। 15 लाख का जुमला, 15 लाख का वादा करके आज ये जुमला बोल देते हैं। रोजगार देने की बात करके आज युवाओं को बेरोजगार छोड़ देते हैं। किसी को सिलेंडर, जब ये सत्ता से बाहर थे तब ये महंगाई का ढिंडोरा पीटते थे, अपने कुर्ते उतार के प्रदर्शन किया करते कभी सिलेंडर को लेके। आज सिलेंडर आसमान के भाव छू रहा है, पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल आसमान छू रहा है। तो तब इन लोगों की सच्चाई ये सच्चाई नहीं दिखाते कि भाई हमने झूठ बोल के, जुमले सुना के सत्ता आती आई है। और आज इस चुनाव में होना क्या था, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। हमने इतना रोजगार दिया, इतना विकास किया, हमने इतनी GDP ग्रोथ की, हमने ये किया, देश के लिए ये किया। आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, केवल जुमले, आपने गाय भैंस की बात की। ठीक है नवीन जी, अभी मैं चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। नेहा जी आपके पास भी आएंगे, आपसे पहले विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, और रेणु साहब को भी कुछ कहना है। विवेक जी, नेहा जी ने एक बड़ी बात कही कि कहीं भी आप लोग अगर जमानत बचा लेंगे तो 4 तारीख को डिबेट में आपसे माफी मांगने को तैयार हैं अगर जेजेपी कहीं भी अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो जाती है। पहले तो मैं श्री 1008 नेहा धवन जी का धन्यवाद करूंगा भविष्यवाणी करने के लिए। भविष्यवाणी जो आज यहाँ बैठ के कर, पर वो शायद अपनी पार्टी के बारे करते। हम तो एक चीज जानते हैं, 4 तारीख को जनता जनार्दन जो फैसला सुनाएगी यही टीवी पे बैठ के, नेहा जी भी यही होंगे, मैं भी यही होऊंगा। मैं भी ये देखने का काम करूंगा कि 11 कमल खिलेंगे या नहीं खिलेंगे।
या इंडिया अलायंस सारी सीटें जीतेगा या नहीं जीतेगा, या जननायक जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, आप भी यही होंगे। पर आज के दिन जिलाध्यक्षों पे कार्रवाई कौन कर रहा है? ज्योति, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा 5 जिलाध्यक्षों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, फंड में गबन कर दिया, उम्मीदवारों की मदद नहीं की, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने आज तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाने का भी काम। आज अगर इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री क्यों तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे? हम तो एक चीज जानते हैं, कांग्रेस को भी सुन रहा था, रेड्डी साहब ने एक थोड़ी सी गलती कर दी। कांग्रेस बुरी क्या? कांग्रेस बुरी क्या? भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को बुरा बना दिया। आज अगर कांग्रेस का सत्यानाश किसी ने किया तो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने किया। आज अगर बीजेपी को कोई मदद करने का काम कर रहा है बारी बारी, तमाम चुनाव में उठा के देखते तो भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उत्तर मोह। और रही बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, ये चुनाव ये भी नतीजे ये भी बताने का काम करेंगे कि इनके गठबंधन का क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, विधानसभा चुनाव में इनका भविष्य क्या होगा। आज जहां तो सुरजेवाड़ा 20 किलोमीटर इधर कैथल में तो कहते हैं सुशील गुप्ता के लिए वोट दीजिए, और 20 किलोमीटर उधर पंजाब में जाके कहते हैं कि हमें जोकर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आज इस तरह का दोगला रवैया ये इंडिया अलायंस वाले अपनाने का काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनाने का काम कर रही है, वो सबके सामने। आज कौन वोट काटू है ज्योति, और कौन जनता की आवाज उठाने का काम कर रहा है, वो जनता जनार्दन ने देखने का काम किया। किसने लोकल मुद्दों को उठाने का काम किया, किसने लोकल बातें उठाने का काम किया। आज SYL का चलिए नेहा जी से पहले रेड्डी साहब, दिल्ली के आपकी बात के जवाब में जाती है, पर हरियाणा के पानी की बात नहीं आती। आपकी बात के जवाब में आपने सुना बजरंग जी ने क्या कहा। बी टीम है आप लोग बीजेपी की, कांग्रेस जीते इस बात से पीड़ा होती है। जब जब आप लोगों को मौका मिला आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। इनेलो कांग्रेस, इनेलो बीजेपी की बी टीम बताती है कांग्रेस, बजरंग भाई ने बताया। तो ए टीम कौन है? बीजेपी की ए टीम कांग्रेस। बीजेपी तो ए टीम है ना, आप लोग सारी ए टीम मान रहे हैं बीजेपी को। अब बी कौन है इस बात को लेकर लड़ाई है सारों में? बीजेपी तो पार्टी होगी, बीजेपी की टीम में है आगे। अगर बीजेपी की आगे टीम में है तो ABC तो बनेंगे ना। ए टीम है तो कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात ये कहते हैं बी आप लोग बनने के लिए हमने कोशिश की। यस, आपके चैनल के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश निवासियों को ये बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमने कोशिश की। आवाज नहीं आ रही आपके। नेहा जी देखिए, बोगस वोटिंग को लेकर जो बार बार बात निकलकर सामने आई, बजरंग जी अभी थोड़ा रुकिएगा, उसे लेकर कहा जा रहा है ये हार की बौखलाहट है। सरकार आप लोगों की है कि आपके पोलिंग एजेंट नहीं थे, क्यों अधिकारियों को धमकाया जा रहा है? हुड्डा साहब ने तो इसे लेकर भी सवाल पूछे। रेड्डी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी थोड़ा रुकी। नेहा जी के बाद आपके पास आते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घबराहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, घबराहट तो विपक्ष को देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस है, INLD है, जजपा है, आम आदमी पार्टी है। ये सभी पार्टियां भाजपा से इतनी घबराई हुई हैं, इसीलिए एक दूसरे पर देखिए, आप भी पिछले इतने दिनों से डिबेट कर रही हैं, मैं भी उन डिबेटों में रही हूं। हर डिबेट में ये एक दूसरे पर इस बात को बोलते हैं कि सब हमारी बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। तो आप देखिए कि विपक्ष हमसे कितना घबराया हुआ है। दूसरी घबराहट देखिए ज्योति जी, यहाँ दिखती है जब मनु सिंघवी जी नरेंद्र मोदी जी के ध्यान लगाने को लेकर भी आचार संहिता के उल्लंघन की बात करते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं। जब कांग्रेस चुनाव आयोग को शिकायतें भेजती है तो ये सही माने जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में कोई ऐसी सूचना मिलती है कि अधिकारी यहाँ पर बैठकर गलत व्यवहार कर रहे हैं या बोगस वोटिंग करवा रहे हैं, तो क्या उस पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? क्या संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि सरकार में अगर कोई पार्टी है, कोई संगठन है, तो उसके कार्यकर्ताओं के लिए संविधान लागू नहीं है क्या? दूसरी बात,
स्पष्टता से ये बात आई है सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस नोट जारी किया इलेक्शन कमीशन ने वो ये किया कि हरियाणा में बहुत शांतिप्रिय चुनाव हुए, वो प्रेस नोट सही था या बीजेपी की यहाँ बैठी प्रवक्ता सही है या पूर्व के मुख्यमंत्री सही है, इस बात का जवाब दे दो। प्रदेश में दिखे हैं जिन्होंने इस तरह की पोस्ट डाली है या पब्लिक में जाकर उन्होंने मतदान की अपील की है या उन्होंने किसी के पक्ष में वोट मांगे हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पन्ना प्रमुख की बात है, मैं बहुत स्पष्टता से ज्योति जी पूरे विपक्ष के परिवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उन सबको ये बात तो बार बार पूछ रहे हैं आपके विरोधी दल की आपके पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए थे इस बार। आपके साथ है ना, आपके पास में कोई और कैडर है, लेकिन आप पन्ना प्रमुख तक की बात को कैसे समझ पाएंगे। आपकी समझ से भी परे की बात है ये। इसको समझने के लिए हमें समझने की जरूरत नहीं है उनके हाथ किसने बांधे हुए थे, काम करना ये बता दो तभी जनता आपको को। पन्ना प्रमुख क्यों की नहीं समझ कंप्लेंट में कर आएगी। पाए? हमारे पन्ना प्रमुख सशक्ता से बूथ पर खड़े थे, हमारा तो एक बूथ भी खाली नहीं था। बताइए कौन से जिला में कांग्रेस के सभी बूथों पर कार्यकर्ता थे, इनके टेंट लगे थे। बताइए जेजेपी का कहां पर टेंट लगा था पूरी जगह पर। बताइए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में ही सब जगह पर बूथ नहीं लगा पाए। एक एक चीज का ब्यौरा आपके पास में भी है ज्योति जी, आपके पत्रकार भी वहां थे। कांग्रेस के कितने जगहों पर बूथ खाली थे, टेंट खाली थे, कोई बैठने वाला नहीं था, उनका थैला पकड़ने वाला नहीं था। आम आदमी पार्टी की तो मैं इस कैडर में बात ही नहीं करती हूँ। आईएनएलडी और जजपा के भी लोग, आपको पता है कि पिछले दिनों कितने कार्यकर्ता इनसे खफाए थे, जनता इनसे कितनी खफा थी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी बूथ खाली नहीं था, एक भी बूथ खाली नहीं था। हमारे पन्ना प्रमुख वहां तक पहुंचे हुए थे, हमारे त्रिदेव हर एक बूथ पर बैठा हुआ था। ये बात आपकी समझ से बाहर है, ये बात आपकी समझ से बाहर है। इस बात को समझने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में आना पड़ेगा। बूथ एजेंट के कोई शिकायत करी क्या? इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज किया आप उसको गलत मानते हैं? जब ये बात आज सामने आ रही है तो इस पर कार्रवाई होगी, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको घबराहट इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, घबराहट किस लिए? अगर ऐसी कोई भी बात नहीं निकली, ऐसी कोई भी बात अधिकारी के खिलाफ नहीं निकली तो साफ हो जाएगी। इसमें आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? इसमें कांग्रेस की घबराहट क्यों? इसमें जेजेपी की घबराहट क्यों? इसमें आईएनएलडी की घबराहट क्यों? घबराहट तो हमारे नेता से आपको है, मनोहर लाल जी से घबराहट क्यों होती है आपको? उनकी लोकप्रियता से घबराहट क्यों होती है? आज आप बोलते हैं उनको कि वो किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता होने की कैपेसिटी से बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आईएनएलडी का पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत नहीं करते, या उनको कोई आदेश नहीं देते, या उनको काम करने के लिए फोन नहीं करते? माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री की कैपेसिटी से और वरिष्ठ नेता, भाजपा नेता होने की कैपेसिटी से बात कर रहे हैं। आप किस कैपेसिटी की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको बात करते हैं। आपके लिए एक सवाल पूछा, उसका जवाब ले लो नेहा धवन जी से। की सब धज्जियां उड़ा देंगे आप। चलिए विवेक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए विवेक जी। नेहा धवन जी से एक सवाल का जवाब ले लीजिए। चलिए जवाब देते हैं आपको भी। नेहा धवन जी कल एक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया कि शांति प्रिय चुनाव हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक भी जगह कोई रीवोटिंग नहीं हुई और बहुत अच्छा चुनाव हुआ। क्या आप उसको गलत मानते हैं? मुझे एक बात बताइए विवेक जी, बहुत प्यार से आपसे एक बात पूछती हूँ। अगर बाद में कोई साक्ष्य सामने आए, मैंने हाँ या ना में सवाल जवाब की पोस्ट सामने आई, नहीं आपसे हाँ या ना चुनाव आयोग उसमें जवाब मांगना हाँ या ना, गलत मानते हैं नहीं मानते? बस क्या चुनाव के दौरान भाषण नहीं सुनना मैडम, दे दीजिए। मैंने एक ही बात पूछी, जो सवाल के जवाब हाँ या ना। विवेक जी भाषण कौन दे रहा हाँ है? या ना में जवाब दीजिए। बहुत सिंपलिसिटी से गलत मानते हैं सही मानते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, प्रेस रिलीज जो हुई है, क्या चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निलंबित नहीं किया? विवेक जी मैं नहीं कहता। चलिए अभी टाइम अभी कम है। मैं लास्ट कमेंट कर रही थी, रेणु साहब की बात पूरी नहीं हो पाई थी। रेणु साहब की बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपका अंतिम कमेंट चर्चा का बोलिए। नहीं मालूम है विवेक जी? विवेक जी आप मुझे ये भी मालूम है किन किन चीजों में आप आ रहे हैं। विवेक जी चालाकी नहीं, बहुत सिंपलिसिटी से जवाब दीजिए।
चालाकी मत करिए मेरे साथ। अरे Simplicity जो से सवाल अगर आपसे कुछ पूछा खबर के उसका बारे में जवाब नहीं आप बताया, आप तो ये दोनों आप नहीं, दोनों याद अभी नहीं रुकिए। है। मैंने जवाब अभी नहीं रुकिए, दिया। दोनों ऑडियो डाउन कीजिए। आप तो दिया आपने हुआ जो सवाल आपको पूछा, अगर नहीं मैं मालूम है इलेक्शन तो कमीशन मानिए का कि मुझे सम्मान नहीं मालूम है। करता हूँ। मुझे दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। कमीशन का जो- पीसीआर आप दोनों अभी सुनिए, निवेदन कर रही हूँ मैं। रेड्डी साहब आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अंतिम कमेंट आपका। ने एक सवाल उठाया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इंडिया गठबंधन से समझौता करने के लिए बड़ी ललायत थी। यस, हम चाहते थे कि इंडिया गठबंधन से समझौता करके सभी इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में सबक सिखाने का काम करेंगे और लोकसभा से ही इसकी शुरुआत होगी और लोकसभा में इनको क्लीन स्वीप करेंगे, जीरो पर इनको हरियाणा से आउट करेंगे ताकि विधानसभा में ऑटोमेटिकली ये आउट हो जाए। लेकिन ये भाजपा प्रेम ही था इनका, जिन्होंने ये नहीं समझा और ना समझने की गलती की, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ले रही है, हो रही है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ले रही है। अभी आम आदमी पार्टी वाले नवीन भाई कह रहे हैं कि बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं। उधर तो हम इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार थे ताकि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। बद्रीदास जी कह रहे हैं कि हमने लिया नहीं इनको। इधर नवीन कह रहे हैं कि हम ये आए नहीं हमारे साथ, इसलिए हमारी वोट काट रहे। इन दोनों प्रवक्ताओं का ये नकली गठबंधन जो सिर्फ इस चुनाव के लिए है और इस चुनाव में भी सिर्फ एक जगह के लिए, बाकी जगह एक दूसरे को कोस रहे हैं। तो आप नकली गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे रेड्डी साहब? नकली गठबंधन में क्यों आना चाहते थे? ये गलबैया हो रहे हैं और वहाँ एक दूसरे को कोस रहे हैं, इनके आपस में ही विचार नहीं मिल रहे। वो उसकी बात को काट रहा, वो उसकी बात को काट रहा। हम ईमानदारी से, हम आत्मा से, हम सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, 10 की 10 सीटें इनसे छीनना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं ए टीम बन करके कांग्रेस पार्टी ने इनको मदद पहुंचाने का बजरंग जी, काम कल किया। और बैठक बुलाई है दीपक बाबरिया ने, ऐसा तो नहीं कि आपके नेताओं की बाइट भी कल से आनी शुरू हो जाएंगी, किसने मदद नहीं की, किसने भीतरघात किया? कहीं हमें शिकायत मिली है, सभी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती से मैदान में काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। जहां बुखलाहट की बात मेरी बहन नया जी बोल रही है, बुखलाहट तो आप मोदी जी देख लो, मुझे हर भाषण के अंदर बुखलाहट ही बुखलाहट बोलते, गुस्से में बोल रहे हैं। कभी कहते हैं महिलाओं को आपका मंगलसूत्र खोल देंगे, कभी कहते हैं मेरा मुंह मत खुलवाना, नहीं तो साफ पिट्टी है पिट्ठे खोल दूंगा। कभी बापू महात्मा गांधी के ऊपर बोलते हैं, इनको जानते नहीं थे, पिक्चर आने के बाद लोग जानने लगे। ऐसे बिहार देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते। ये पूरी तरह से हार की बुखलाहट है। और दूसरी बात, जब बन्ना प्रमुख की बात की, जनता ने इनके पन्ने फाड़ कर घर बिठाने का काम किया है। पूरे हरियाणा में कहीं भी इनके पन्ने प्रमुख देखने को नहीं मिले। ये कहते बुद्ध नहीं था, कौन से गांव में बुद्ध था इनसे? नूतन पूछ लो, गांवों में पूछता क्या? ये कोई कार्यकर्ता नहीं था, नेता नहीं था, घर में दुखे हुए रहते थे। ये मेरे साथी अनिल का जवाब ले लो, ये कहते हैं हम इनको हराना चाहते थे, हम गठबंधन करना चाहते थे। अरे तुम तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, जब आपके पल्ले कुछ है नहीं, हम किस बात की आपको सीट दे रहे हैं? किस बात को सीट देके हमारे साथ मिलाकर आपकी जो नेगेटिव बातें हैं वो सरकारें ऊपर पड़ती है। इसलिए हमें अनेलों के साथ गठबंधन भी किया। और एक बात और कहता हूँ मोदी जी, आपके चैनल पर बहुत बड़ी बात करता हूँ, भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी कभी भी अनेलों के साथ समझौता नहीं करेगी, कभी करेगी। हमेशा इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया है, इनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। हमेशा इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। इन्होंने अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर। चलिए नवीन जी को कुछ कहना, अंतिम कमेंट आपका। नवीन जी बोलिए। जी ज्योति जी, देखिए अभी नेहा जी कह रही थी कि मनोहर लाल जी ने बयान दिया है सीनियर लीडर के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, क्या देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सीनियर लीडर आए, कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री आए और
राज्य के या देश के किसी भी अधिकारियों के बारे में कुछ भी बयान दे? क्या ये देता है? क्या मनोहर लाल खट्टर से सीनियर कोई नहीं है भाजपा में? अनिल विज बैठे हुए हैं, आप अनिल विज ने कोई बयान नहीं दिया इस तरह का। क्या मनोहर लाल खट्टर आज किसी भी पद पे नहीं है, फिर भी वो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? तो ये गलत बात है। आपको समझना चाहिए कि जो अधिकारी हैं वो आपके अंडर नहीं है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जेजेपी वाले भाई बोल रहे थे कि दोगलापन आप लोगों से ज्यादा किसी ने नहीं दिखाया। हरियाणा के अंदर जिस सत्ता के खिलाफ लड़े उसके साथ जाके मिल गए, वो जनता ने आपका वो रूप देखा हुआ है भाई। जब जो सवाल किया था उसका जवाब तो दे दो। फलाई खाने के का जवाब नहीं है आपके पास। दिल्ली में तो पानी चाहिए, SYL का देना नहीं। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। आपको वाला ने क्या कहा? जनता आपको नफरने का काम कर रही है। आपको कहीं मुख्यमंत्री किसे कहा? आप मानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला? विवेक जी साथ साथ मत बोलिए। आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया गया था, आपको भी पता है ये बात। आप कितने वोट ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे? जिस प्रकार से भाजपा के जितने भी लीडर, और बात रही भाजपा के पास तो लीडर थे कहां? भाजपा तो दूसरी पार्टियों से लेके आई है। आज ये पन्ना प्रमुखों की बात कर रहे हैं, पन्ने तो उसी तरह भाजपा ही कहती है, आप लोग भी तो लेकर आए थे, आप लोगों के चले गए चुनाव आते आते। नेहा जी का अंतिम कमेंट चर्चा का। नेहा जी जल्दी बोलिए, टाइम कम है, बोलिए। ज्योति जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि अरविंद केजरीवाल किस कैपेसिटी से पंजाब की पुलिस को दिल्ली बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता की गिरफ्तारी करवाती है? अरविंद केजरीवाल किस कैपेसिटी से पंजाब पुलिस को ऑर्डर कर सकते हैं? अपने खुद के गिरेबान में झांकिए। और सबसे झूठी पार्टी, सबसे झूठे लोग इस पार्टी में, दूसरी पार्टियों से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी नाम ही सबसे पहली बात तो झूठा रखा, क्योंकि 200 करोड़ के बंगले में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को आम आदमी कहता है। यह भी एक शर्म की बात है, यह भी एक गरीबों पर लानत की बात है। शर्म आनी चाहिए आपको। हर बात पे झूठ निकलता है, इसलिए आप तो बात करने लायक नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं तो जवाब देना भी पसंद नहीं नेहा जी, शुक्रिया आपका। आगे समय नहीं नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने की चुनाव परिणाम आने से पहले जिस तरह की बयानबाजी हरियाणा में हो रही है उसे लेकर बातचीत की। तो 4 तारीख को चुनाव परिणाम आना है, उससे पहले किस तरह से बोगस वोटिंग को लेकर, भीतरघात को लेकर, गुटबाजी को लेकर, साथ ही जीत की दावेदारी की जा रही है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।